बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम के तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम रिक्रूट कोर्स का पेपर जो 2020 में हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इन सवालों को ज़रूर देखें, क्योंकि जो रिक्रूट कोर्स का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये पेपर, क्योंकि इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार पेपरों में रिपीट हुए। तो इसलिए इस पेपर को इस वीडियो को वो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम अपने YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है, सवाल नंबर 1, अहमद जो अपने ज़ाती मफादात के तहत पुलिस का मुलाजिम ना होते हुए भी अपने आप को पुलिस का मुलाजिम जाहिर करता है तो मज़कूरा शख्स के खिलाफ PPC के दफ़ा डैश के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखें, एक शख्स है अहमद, वो अपने ज़ाती मफादात के तहत पुलिस का मुलाजिम ना होते हुए, वो पुलिस का मुलाजिम नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सरकारी मुलाजिम जाहिर करता है। तो उस सूरत में उस अहमद के खिलाफ कौन से दफ़े के तहत वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है 171 के तहत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के दफ़ा नंबर 169 के तहत, या 174 के तहत, या 170 के तहत। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन वो है दफ़ा नंबर 170। इसमें यह बताया गया था कि जैली सरकारी मुलाजिम बनना, अगर कोई शख्स वो जैली सरकारी मुलाजिम बनता है तो उसको दफ़ा 170 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ये बयान किया गया कि डैश ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सरकारी अफसर को कीमती तहाइफ और रिश्वत से रोका गया है। देखें, इसका मतलब क्या है कि कौन से दफ़े के तहत सरकारी मुलाजिम को कीमती तहाइफ लेने से और रिश्वत लेने से रोका गया है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, दफ़ा नंबर 169 के तहत, दफ़ा नंबर 161 के तहत, 171 के तहत, या 170 के तहत। तो दोस्तों इसका दुरुस्त ऑप्शन है दफ़ा नंबर 161 के तहत। देखें इसमें किस तरह से, देखें अगर आप उस दफ़ा 161 को पढ़ें तो उसमें यह बयान किया गया था कि सरकारी मुलाजिम का दफ्तरी काम से मुताल्लिक जायज़ मुआवजा के अलावा रिश्वत लेना। कोई भी सरकारी मुलाजिम वो दफ्तरी काम से मुताल्लिक जायज़ मुआवजा के अलावा, जो उसको सैलरी दी जाती है, जो उसको जायज़ मुआवजा दिया जाता है, उसके अलावा अगर वो कोई कीमती तहाइफ पेश करता है या रिश्वत पेश करता है तो इसके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया जाता है वो दफ़ा नंबर 161 के तहत दायर किया जाता है। तो कोई भी शख्स, कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसको पाबंद किया गया है इस दफ़े ने, दफ़ा 161 ने, कि वो कोई भी कीमती अशिया किसी से नहीं लेगा, कोई रिश्वत वगैरह नहीं लेगा, अपने जायज़ मुआवजा जो दफ्तरी काम से मुताल्लिक है वो लेगा, उसके अलावा किसी भी किस्म का कोई कीमती तहाइफ या रिश्वत नहीं लेगा। ये दफ़ा नंबर 161 में बयान किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, जो कोई शख्स जानबूझकर किसी सरकारी मुलाजिम के अहकाम की नाफरमानी करेगा जबकि अहकाम मानना उस पर वाजिब हो तो उस शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा डैश के तहत सजा दी जाएगी। दोस्तों सवाल समझिएगा, जो कोई शख्स जानबूझकर किसी सरकारी मुलाजिम के अहकाम की नाफरमानी करे, अगर उसको सरकारी मुलाजिम ने कोई अहकामात दिए, अगर वो उसकी नाफरमानी करता है ये जानते हुए कि ये मुझ पर वाजिब है, तो उस शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान के कौन सी दफ़ा के तहत सजा दी जाएगी? पहला ऑप्शन है दफ़ा 184 के तहत, दूसरा ऑप्शन है दफ़ा 188 के तहत, दफ़ा 186 के तहत, या दफ़ा 170 के तहत। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है दफ़ा 188 के तहत। ठीक है, जो कोई शख्स ये जानबूझकर किसी सरकारी मुलाजिम के अहकाम की नाफरमानी करे जबकि उस पर वो मानना वाजिब हो चुका हो तो उसको दफ़ा 188 के तहत सजा दी जाएगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। दोस्तों कोई शख्स सिरका बिल जबर करने वाले को पनाह देगा तो उसको दफ़ा डैश ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 7 साल की कैद की सजा दी जाएगी। जो कोई शख्स सिरका बिल जबर करने वाले को, मतलब वो शख्स जो सिरका बिल जबर करते हैं, जो चोरी करते हैं, ठीक है, जबर के साथ, तो ऐसे शख्स को अगर कोई शख्स पनाह देता है, मतलब एक शख्स है जो सिरका बिल जबर करने वाला है, जो चोरी करता है और उस चोरी के साथ वो लोगों को मारता भी है, जख्मी भी करता है, सिरका बिल जबर करता है, अगर वो शख्स पुलिस की हिरासत से भाग जाता है या किसी के पास चला जाता है तो उसको अगर कोई शख्स पनाह देता है तो पनाह देने वाले को 7 साल तक कैद हो सकती है। लेकिन ये किस दफ़े में बयान किया गया? इसका दुरुस्त ऑप्शन है, नीचे 4 ऑप्शन है, दफ़ा 216, 216 अलिफ,
216, 217, 215। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है 216 अलिफ है। इसमें बयान किया गया है कि जो कोई शख्स जो है वो सिरका बिल जबर करने वालों को पनाह देगा तो उसको 7 साल तक की सजाए कैद दी जा सकती है। उसके बाद अगला सवाल है, गैर मुमालिक सरबराहान को डैश सिक्योरिटी दी जाती है। देखें, जो गैर मुमालिक के सरबराहान आए होते हैं पाकिस्तान में, उनको कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है? क्या उनको वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, क्या उनको वीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, या स्क्वाड की सिक्योरिटी दी जाती है, या तमाम दी जाती है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन ये है, वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है कि कोई भी गैर मुल्की मुमालिक का सरबराह जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उसको वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, एक पुलिस अफसर को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा डैश के तहत बिला वारंट गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल है। हर एक पुलिस अफसर को ज़ाब्ता फौजदारी की कौन सी दफ़ा के तहत बिला वारंट गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 56 दफ़ा 56 के तहत, दूसरा है दफ़ा 55 के तहत, तीसरा है दफ़ा 54 के तहत, चौथा है दफ़ा 53 के तहत। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इसका क्या जवाब होगा? आपको मैं 2 सेकंड देता हूं, इसमें अपना जवाब बताइए, नहीं तो मैं जवाब बताता हूं। तो दोस्तों, इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो दफ़ा नंबर 54 है। दफ़ा 54 के अंदर ज़ाब्ता फौजदारी का दफ़ा 54 है। इसमें बयान किया गया कि कब बिला वारंट किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है कोई पुलिस अफसर। तो अगर आपने ये दफ़ा नहीं पढ़ा तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8, आर्डीनेंस इंसदाद कमारबाजी पंजाब 1978 की दफ़ा 5 अलिफ के तहत किस ओहदे का पुलिस अफसर बिला वारंट गिरफ्तार कर सकता है? अब यहाँ पे बिला वारंट गिरफ्तारी की बात की जा रही है कि इस आर्डीनेंस की दफ़ा 5 अलिफ के तहत किस पुलिस ओहदे का पुलिस अफसर जो है वो बिला वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर आप इस दफ़े की 5 अलिफ को पढ़ें तो उसमें फिर आपको इनमें से जवाब मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें हेड कांस्टेबल या उससे बालातर ओहदे का पुलिस अफसर, दूसरे नंबर पे है एएसआई या उससे बालातर ओहदे का पुलिस अफसर, तीसरे नंबर पे है सब इंस्पेक्टर या उससे बालातर ओहदे का पुलिस अफसर, और चौथे नंबर पे है इंस्पेक्टर या उससे बालातर ओहदे का पुलिस अफसर। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सब इंस्पेक्टर या बालातर ओहदे का पुलिस अफसर जो है वो आर्डीनेंस इंसदाद कमारबाजी पंजाब 1978 की दफ़ा 5 अलिफ के तहत किस ओहदे का पुलिस अफसर बिला वारंट गिरफ्तार कर सकता है? सब इंस्पेक्टर या उससे बालातर ओहदे का पुलिस अफसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, कमारबाजी के अड्डे का सुराग लगाने के लिए किसकी खिदमत हासिल करनी चाहिए? तो ये जो कुमारबाजी के अड्डे होते हैं ना, जहाँ पे जुआ वगैरह चल रहा होता है, तो इन अड्डों का सुराग लगाने के लिए किसकी खिदमत चाहिए होती है? सुराग रसां सब इंस्पेक्टर की, सुराग रसां हेड कांस्टेबल की, सुराग रसां फुट कांस्टेबल की, सुराग रसां मनखर की। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो सुराग रसां फुट कांस्टेबल, ये जिसको हम फुट कांस्टेबल कहते हैं ना, डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल। तो ये डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल या जिसको हम डीएफसी कहते हैं, इस डीएफसी की खिदमत जो है वो वहां पे चाहिए होती हैं किसी भी कुमारबाजी के अड्डे का सुराग लगाने के लिए। अगले सवाल पे जाएं। सवाल नंबर 11 में है, बक से उड़ जाने वाले मादों के एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म की क्या सजा है? देखिए, बक से उड़ जाने वाले मादों के जरिए अगर कोई एक्ट किया गया है, ठीक है, अगर उससे कोई फेल किया गया है तो उसकी क्या सजा हो सकती है? उससे अगर कोई जुर्म किया गया है तो उसकी क्या सजा हो सकती है? 4 ऑप्शन है, मौत या उम्र कैद, दूसरा ऑप्शन है उम्र कैद और जुर्माना, तीसरा ऑप्शन है जुर्माना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका दुरुस्त ऑप्शन है मौत या उम्र कैद। जो कोई शख्स बक से उड़ जाने वाले मादों के एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म करेगा तो उसको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। सवाल जो है ये आर्डीनेंस सूबाई मोटर गाड़ियों से रिलेटेड है। आर्डीनेंस सूबाई मोटर गाड़ियां की दफा नंबर 114 के तहत, दफा नंबर 114 के तहत किसके तहत थी? आर्डीनेंस सूबाई मोटर गाड़ियां की दफा नंबर 114 के तहत पुलिस अफसर को किस चीज का इख्तियार दिया गया है? अब पुलिस अफसर के पास इस दफे में किस चीज का इख्तियार है कि वो परमिट के बगैर गाड़ी को रोक लेने का इख्तियार रखता है, वो दस्तावेजात जो हैं जब्त करने का इख्तियार रखता है, या किसी शख्स को बिला वारंट गिरफ्तार करने का इख्तियार रखता है, या शनाख्त तलब करने का इख्तियार रखता है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन हैं। दूसरे इसका जवाब जो दुरुस्त है वो बी है, दस्तावेज जब्त करने का इख्तियार रखता है। देखें, वहाँ पे किसी पुलिस अफसर ने किसी मोटर गाड़ी वाले को रोका और उसको वो कहता है जी अपने दस्तावेज बताएं। जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है तो अगर उसने कोई जुर्म किया होता है तो पुलिस अफसर की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पे उसके दस्तावेज जो है वो जब्त करने का इख्तियार रखता है।
ये दफा नंबर 114 में बयान किया गया। उसके बाद सवाल नंबर 14 में जाएं। इसमें है जी आरडी ने सूबाई मोटर गाड़ियां की दफा नंबर 3 के तहत मोटर गाड़ियों की दौड़ या रफ्तार की आजमाइश बगैर गवर्नमेंट की रजामंदी के करने की क्या सजा बयान की गई है। तो 3 माह कैद, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। 6 माह कैद, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं। 9 माह कैद, $1,000 जुर्माना या दोनों सजाएं। 6 माह कैद, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो बी है। 6 माह तक कैद हो सकती है, 1,000 रुपये जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती है। सवाल नंबर 15 में है कत्ले अहमद की तारीफ दफा डैश ताज़ीरात पाकिस्तान में की गई है। दोस्तों कत्ले अहमद की तारीफ कौन से सेक्शन में की गई है? कत्ले अहमद कहते हैं जानबूझकर कत्ल करना। तो कत्ले अहमद की तारीफ जो है वो दफा नंबर 300 में बयान की गई है, 301 में बयान की गई है, 302 में बयान की गई है या 303 में बयान की गई है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है 300। तो दफा 300 के अंदर जो है वो कत्ले अहमद की तारीफ बयान की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। जो कोई शख्स कत्ले खता का मुर्तकिब होगा वो डैश का मुस्तवजिब होगा। जो कोई शख्स कत्ले खता करेगा उसको क्या सजा दी जाएगी? उसको दियत की सजा दी जाएगी, जमान की सजा दी जाएगी, अर्श उस पे लागू की जाएगी या कसास उसको दिया जाएगा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है जो कोई कत्ले खता का मुर्तकिब होगा उस पर जो है वो दियत लागू होगी, उसको दियत जितनी भी डिसाइड होगी वो उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये कत्ले खता में बयान किया गया। उसके बाद सवाल नंबर 17 जो है, सवाल नंबर 17 को अगर आप पढ़ें, तकरीबात और मेलों का अंदराज SHO जो है वो रजिस्टर डैश पे रखते हैं। तकरीबात और मेलों का अंदराज SHO कौन से रजिस्टर में रखता है? रजिस्टर 22 में रखता है, रजिस्टर 23 में रखता है, 24 में या 25 में? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 25। तो तकरीबात और मेलों का अंदराज जो है वो रजिस्टर 25 में रखा जाता है। सवाल नंबर 18 की तरफ चलें। खैबर पुख्तनख्वा असला एक्ट 2013 की तारीफात दफा डैश में बयान की गई है। खैबर पुख्तनख्वा असला एक्ट 2013 जो है, ठीक है, इसकी तारीफात कौन से सब दफ़े में बयान की गई हैं? पहला ऑप्शन है दफ़ा 2 में इसकी तारीफात बयान की गई हैं, दफ़ा 3 में बयान की गई हैं, दफ़ा 4 में बयान की गई हैं या 5 में? तो दुरुस्त ऑप्शन है दफ़ा नंबर 3। दफ़ा नंबर 3 में खैबर पुख्तनख्वा असला एक्ट 2013 की तारीफात बयान की गई हैं। सवाल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। दफात 4, 5, 8, 9, 10 की सजाएं जो हैं वो दफा डैश में बयान की गई हैं। देखिए किसकी बात हो रही है? असला एक्ट की बात हो रही है कि असला एक्ट की दफा नंबर 4, 5, 8, 9 और 10 की सजाएं जो हैं वो कौन से दफे में बयान की गई हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या हो सकता है? 16 में बयान की गई है, या 15 में या 12 में या 13 में? तो दुरुस्त ऑप्शन है 15 में। ठीक है, तो जैसे आपने वो सुना ना, फलां बंदे पे 15 डबल ए लग गया, तो ये 15 में उसकी 15 डबल ए में 15 आर्म्स एक्ट में उसकी सजाएं बयान की गई है। डबल ए से क्या बनता है? आर्म एक्ट। ठीक है, तो ये दफा नंबर 15 में 4, 5, 8, 9, 10 की सजाएं बयान की गई हैं। सवाल नंबर 20 है। असला एक्ट 2013 के मुताबिक मुश्तबा हालत में असला ले जाने वालों की गिरफ्तारी का इख्तियार कौन से दफे में दर्ज किया गया है? देखें, असला एक्ट 2013 के मुताबिक मुश्तबा हालत में असला ले जाने वाले शख्स के खिलाफ गिरफ्तारी का इख्तियार कौन से दफ़े में बयान किया गया? कि कोई भी मुश्तबा हालत में असला एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हो, उसको गिरफ्तार करने का इख्तियार पुलिस अफसर को कौन से दफ़े में दिया गया? दफ़ा 5 में, दफ़ा 7 में, दफ़ा 3 में या 9 में? तो दुरुस्त ऑप्शन है दफ़ा नंबर 7 में इख्तियार दिया गया। सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट साल डैश से नाफिजुल अमल में है। अब इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट कब से नाफिजुल अमल है? 1973 से, 1997 से, 2013 से या 2010 से? तो दुरुस्त ऑप्शन है 1997, 1997 से ये एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल है। सवाल नंबर 22। जो कोई शख्स फिजाई कजाकी का मुर्तकिब हुआ तो उसे डैश की सजा दी जाएगी। इसमें 4 ऑप्शन है, उम्र कैद, सजाए मौत, जायदाद की जब्ती, ये तमाम। तो दुरुस्त ऑप्शन है ये तमाम सजाएं उसको दी जा सकती हैं। सवाल नंबर 23। डैश से ऐसी कैफियत मुराद है जिसमें शदीद फाका या प्यास या सख्त बीमारी के बायस किसी शख्स की मौत का खदशा हो। देखें, डैश से ऐसी कैफियत, 4 नीचे कैफियतें बताई गई हैं, इकराह, खौफ, फाका कशी, इज़्तिरार। अब इससे डैश से ऐसी कैफियत मुराद है जिसमें शदीद फाका या प्यास या सख्त, किसी शख्स को शदीद फाका है, प्यास है, सख्त बीमारी है, अगर उसके बायस वो मौत का खदशा उसको अगर है, मौत मतलब उसको मरने का खदशा है, तो ये कौन सी कैफियत कहलाएगी?
इकराह कहलाएगी, खौफ कहलाएगी, फाका कशी कहलाएगी, इस तरह। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इस्तरार कहलाएगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। हराबा की तारीफ डैश दफा में बयान की गई है। हराबा की तारीफ कौन से दफा में बयान की गई है? 15 में, 16 में, 17 में, 21 में। तो दफा नंबर 15 में इसकी हराबा की तारीफ बयान की गई है। अगला सवाल है पुलिस अफसर की मौतली के मुतालिक आर्टिकल डैश में बयान किया गया है। जो कोई पुलिस अफसर की मौतली है, पुलिस अफसर की मौतली के मुतालिक आर्टिकल डैश में अहकामात बयान किए गए हैं। तो इसमें 22A में, 24A में, 26A में या 28A में। तो दुरुस्त ऑप्शन सी है, 26A में बयान किया गया है मौतली के बारे में। सवाल नंबर 27। पुलिस अफसर अपने ओहदे से मुस्तस्ना होने के लिए कम अज कम कितने अरसे पहले अपने अफसराने बाला के नोटिस में देगा? तो कितने अरसे पहले वो उसको चाहिए कि वो अपने अफसराने बाला को बताए? 15 दिन पहले उसको चाहिए, वो इस्तीफा दे रहा है तो 15 दिन पहले उसको नोटिस में लगाना चाहिए, 30 दिन पहले नोटिस में लगाना चाहिए, या 60 दिन पहले नोटिस में लगाना चाहिए, या 90 दिन पहले? दुरुस्त ऑप्शन है 60 दिन पहले उस कांस्टेबल या उस पुलिस अफसर को चाहिए कि अपने अफसराने बाला की नोटिस में लगाए अगर वो इस्तीफा देना चाहता है। सवाल नंबर 28। आर्टिकल 135 के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस सरबराह की क्या जिम्मेदारियां हैं? आर्टिकल नंबर 135 के तहत, सवाल नंबर 28 है, आर्टिकल 135 के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर की क्या जिम्मेदारियां हैं? डिस्ट्रिक्ट पुलिस सरबराह की क्या जिम्मेदारियां हैं? पहले नंबर पे ऑप्शन है पुलिस या फौज की वर्दी से मुशाबियत रखने वाली वर्दी या लिबास पहनने की ममानियत है। दूसरा है सड़कों पर मुश्तबा अशखास की गिरफ्तारी और तलाशी। तीसरा है लवारिस जायदाद को ठिकाने लगाना। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है, इसका जवाब आपने मुझे देना है, सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। आर्टिकल 148 के तहत पब्लिक कुओं का पानी नजस करने की क्या सजा बयान की गई है? ठीक है, उसकी क्या सजा है? अगर कोई पब्लिक कुओं का पानी जो है वो गंदा करता है तो उसको गंदा करने की क्या सजा बताई गई है? तो उसकी क्या सजा हो सकती है? 3 माह कैद या 30,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं। 6 माह कैद 30,000 रुपये जुर्माना या दोनों। 9 माह कैद 30,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं। 12 माह कैद 30,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं। तो उसका दुरुस्त ऑप्शन है 6 माह कैद 30,000 रुपये जुर्माना और दोनों सजाएं। अगला सवाल है आर्टिकल 141 के तहत सड़क में रुकावट पैदा करने की क्या सजा बताई गई है? आर्टिकल 141 के तहत सड़क में रुकावट पैदा करने की क्या सजा बताई गई है? पहला ऑप्शन है 5,000 रुपये जुर्माना बसूरत दीगर 30 दिन कैद, और दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये जुर्माना और 30 दिन कैद। तीसरे नंबर पे 15,000 रुपये जुर्माना और 30 दिन कैद। चौथे नंबर पे 20,000 रुपये जुर्माना और 30 दिन कैद। तो जो कोई शख्स आर्टिकल 141 के तहत सड़क में रुकावट पैदा करेगा तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना और 30 दिन कैद हो सकता है। सवाल नंबर 31। दफा 141 ताज़ीरात पाकिस्तान किसके मुतालिक है? नाकाबिले दस्तंदाजी के मुतालिक, काबिले दस्तंदाजी जराइम के मुतालिक, काबिले राजीनामा है या वारंट है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है काबिले दस्तंदाजी जराइम के मुतालिक है। आपने पढ़ा होगा ना मजमा खिलाफे कानून, एक काबिले दस्तंदाजी जराइम है। सवाल नंबर 32। हद से वो सजा मुराद है जिसका हुक्म डैश में दिया गया हो। तो हद से वो सजा मुराद है जिसका हुक्म हुकूमत वक्त ने दिया हो, कुरान व सुन्नत में दिया गया हो, ताज़ीरात पाकिस्तान में दिया गया हो या ज़ाब्ता फौजदारी में दिया गया हो। तो दुरुस्त ऑप्शन है कुरान और सुन्नत में जो हुक्म दिया गया है हद का। ठीक है, हद से वो सजा मुराद है जिसका हुक्म कुरान और सुन्नत में दिया गया है। सवाल नंबर 33। ताज़ीरात पाकिस्तान के कौन से दफ़े की रूह से हक़ के हिफाजत खुद इख्तियारी के मुतालिक बाजिस्म के निफाज में दूसरे शख्स को लाक किया जा सकता है? देखें, पाकिस्तान पैनल कोड के कौन से सेक्शन में ये बताया गया कि अपनी जान को बचाने की खातिर आप दूसरे शख्स को हलाक कर सकते हैं, अपने जिस्म को बचाने की खातिर दूसरे शख्स को हलाक किया जा सकता है। ये कौन से सेक्शन में बताया गया? दफ़ा 99 में, दफ़ा 101 में, दफ़ा 100 में या 102 में? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है दफ़ा 100 में ये बयान किया गया। सवाल नंबर 34। आर्डर इम्तना मंशियात की रूह से अफसर इम्तना मंशियात से वो कलेक्टर मुराद है जो आर्टिकल डैश के तहत तैनात किया जाए, जो आर्टिकल 21 के तहत तैनात किया जाए, जो आर्टिकल 22 के तहत। अगर दोस्तों ये आपने किताब पढ़ी है ना तो ये दुरुस्त ऑप्शन आपको आना चाहिए। तो आर्टिकल 21 के तहत जो तैनात किया जाएगा, ठीक है, आर्डर इम्तना मंशियात से वो कलेक्टर मुराद है जो आर्टिकल 21 के तहत तैनात किया जाए। सवाल नंबर 35।
जो भी बालिग मुसलमान शराब नोशी करेगा, जो बालिग मुसलमान शराब नोशी करेगा वो मुस्तवज्जिब हदनोशी होगा और उसे डैश कोड़ों की सजाए तज़याना दी जाएगी। तो जो कोई मुसलमान बालिग शराब पिएगा तो उसको कितने कोड़ों की सजा दी जाएगी? 20, 40 कोड़े, 7 या 80 कोड़े। तो दुरुस्त ऑप्शन इसका है 80 कोड़ों की सजा उसको ताज़ियाना के तौर पर दी जाएगी। सवाल नंबर 36, पुलिस अफसर को लाजम है कि वो गिरफ्तारी तलब शख्स को खुलासा पढ़कर सुना दे और दिखा दे। देखें, जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाना होता है उसके खिलाफ जो वारंट आया होता है अदालत की तरफ से, तो उन लोगों को चाहिए जो उसकी तामील करवा ले हो, उन लोगों को चाहिए कि वो मुजरिम को उसका खुलासा पढ़ के सुना दें। कौन से दफ़े में ये बयान किया गया? 20 में, 40 में, 60 में, 80 में? दुरुस्त ऑप्शन है 80 में ये बताया गया कि आप उसको खुलासा पढ़कर सुना दें। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 37, थाना का रोजनामचा रजिस्टर नंबर डैश होता है। थाना का रोजनामचा रजिस्टर नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है? दुरुस्त ऑप्शन है 2 होता है। थाना का रोजनामचा रजिस्टर नंबर 2 होता है, क्योंकि रजिस्टर नंबर 1 जो है उसको हम FIR का रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर 2 जो है वो रोजनामचा होता है। सवाल नंबर 38, नजर न आने वाले निशानात अंगश्त के लिए डैश तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, नजर ना आने वाले निशानात अंगश्त के लिए डैश तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 2, 4, 6, 8। दुरुस्त ऑप्शन दोस्तों आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ये सवाल आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है कि नजर ना आने वाले निशानात अंगश्त के लिए डैश तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 किए जाते हैं, 4, 6 या 8? इसका दुरुस्त ऑप्शन नीचे कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर 39, ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 6 के तहत पाकिस्तान में डैश किस्म की फौजदारी अदालतें कायम होती हैं, 2, 3, 4, 5? ये भी दोस्तों आप पर छोड़ता हूँ, इसका जवाब भी नीचे कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर 40, आग कितनी चीज़ों के इश्तराक से लगती है? दोस्तों याद रखिएगा, आग जो है वो 3 चीज़ों के इश्तराक से लगती है। दोस्तों ये हो गए 40 सवालात, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही है तो आज की वीडियो में इतना ही हम रखेंगे। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 41 से लेकर 90 तक जो सवालात बाकी रह चुके हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये वीडियो हमारी पार्ट नंबर 1 थी और अगली वीडियो जो है उसको हम पार्ट नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो उम्मीद है ये सवालात आपको समझ आए होंगे। दोस्तों किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल बीच में जो गलत मैंने लगाया, अगर आप समझते हैं कि वो सवाल मैंने गलत लगाया तो उसका नीचे कमेंट करके मुझे बता दें कि सर आपका ये सवाल जो है वो आपने गलत बताया, तो ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास हमारी इसकी पार्ट 2 होगी और पार्ट 2 में हम 41 से लेकर 90 तक जो बाकी सवालात रह चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हो सकता है इनसे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इनमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो काफ़ी दफ़ा पेपरों में रिपीट हुए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।